हेलो स्टूडेंट, मेरे लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एसिडिक एसिड के तीसरे पार्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस डिस्कशन में हम लोग एसिडिक एसिड के एब्डोमिनल सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और उसके रिलेशन को डिस्कस करेंगे और ये तीसरा और आखिरी पार्ट है। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलेंस की नोट में सिम्टम्स जो मेंशन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जो मेंशन है वो कैसे हैं। द फर्स्ट पैराग्राफ है थ्रस्ट इंटेंस बर्निंग। थ्रस्ट कैसा है उसका? थ्रस्ट इज इंटेंस बर्निंग इंसैटिबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी इन ड्रॉपसी डायबिट्स क्रोनिक डायरिया बट नो थ्रस्ट इन फीवर। हेयर नो थ्रस्ट इन फीवर is in bold letter, so this symptoms is prominent। अर्थात जो बोल्ड में है वो प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, आपको फीवर में थ्रस्ट नहीं देखने को मिलेगा, ये बात क्लियर है। इंटेंस थ्रस्ट, बर्निंग थ्रस्ट, इनसैटिबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटी इन ड्रॉपसी डायबिटीज एंड क्रोनिक डायरिया, ये सिम्टम्स है। लेकिन सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स है नो थ्रस्ट इन फीवर। यदि फीवर के केस में आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से पेशेंट थ्रस्टी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। और डायबिटीज़ में, ड्रॉपसी में और क्रोनिक डायरिया के केस में भी पेशेंट थ्रस्टी रहेगा। कम भी हो सकता है, बहुत अधिक भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा है इंटेंस एंड बर्निंग, ऐसा ये रहेगा। But one thing you should remember, the bold letter is the most prominent symptoms and most obvious symptoms for the particular medicine. Second में जो mention है, the paragraph is the sour blessing and vomiting of pregnancy, burning, water brush and profuse salivation day and night। ये इस symptoms में sour blessing, खट्टे डकार का आना, एंड वोमिटिंग होना ऑफ प्रेगनेंसी के दरमियान औरतों को एक कॉमन सिम्टम्स होता है जिसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं, वो है वोमिटिंग और नोजिया की टेंडेंसी। तो एसिडिक एसिड का जो सिम्टम्स रहता है प्रेगनेंसी में वो रहता है खट्टी डकार आना और वोमिटिंग होना। बर्निंग, वाटर ब्राश एंड प्रोफ्यूज सलाइवेशन, मुंह में वाटर ब्राश जो पानी रहता है उसमें जलन होते रहता है। और प्रोफ्यूज सलाइवेशन, और सलाइवा जो है अधिक मात्रा में बाहर आता है डे एंड नाइट, बोथ रात में भी दिन में भी। क्रॉस रेफरेंस में जो मेडिसिन मेंशन है वो लैक्टिक एसिड, सलाइवेशन डिक्रीज इन नाइट, इसमें होता है मक्सोल। तो ये दो मेडिसिन क्रॉस रेफरेंस के लिए है। तो इतने दो पैराग्राफ में एलेंस की नोट में गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल सिम्टम्स मेंशन है। बट नेक्स्ट स्लाइड में थोड़े अधिक डिस्क्रिप्शन में हम इन सिम्टम्स को जानेंगे। एब्डोमेन के सिम्टम्स जो हम हैं वो देखते हैं, उसमें है डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन विथ फ्लैटुलेंस एंड कॉलिकी पेन, एब्डोमेन इज सोर टू टच। एसिडिक एसिड इज a great remedy for the gastrointestinal problem। Here the distension is present in the abdominal, पेट फुला हुआ होना, फ्लैटुलेंस गैस बनना एंड कॉलिकी पेन, और एक दर्द होता है ऐंठन के जैसे जो दर्द होता है, दिस इज द कॉल्ड द कॉलिकी पेन। ये एब्डोमेन में रहता है। एब्डोमेन का फुला हुआ होना, टाइट होना और फ्लैटुलेंस उसमें गैस का बनना और कॉलिकी पेन ऐंठन के साथ पेन रहना, ये मौजूद रहता है उसके एब्डोमेन में। नेक्स्ट इज द एब्डोमेन इज सोर टू टच। डिस्टेंशन के चलते, फ्लैटुलेंस गैस के चलते यदि उसको थोड़ा हम दबाते हैं उसके एब्डोमेन को तो उसमें दर्द भी होता है। तो ये उसके फ्लैटुलेंस के साथ डिस्टेंशन का एक कंप्लेन बना ही रहता है। सेकेंड पॉइंटर है अ सेंसेशन एज इफ एब्डोमेन इज सिंकिंग इज वाइल लाइंग ऑन बैक, देयरफॉर ही प्रेफर टू लाई ऑन एब्डोमेन। ये एक पेकुलियर सिम्टम्स है एसिडिक एसिड का। इसमें पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि एब्डोमेन इज सिंकिंग अर्थात कि डूब रहा। कहने का इसका तात्पर्य रहता है, डूबने का एक मीनिंग ऐसा है कि ऐसा लगता है कि पेट पीठ की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, ये पेशेंट को महसूस होता है। जैसे कि
एक तो हम लोगों ने देखा डिस्टेंशन, पेट का फूला हुआ होना, तो ऑब्वियस इसमें पेट बाहर की तरफ महसूस होगा पेशेंट को। बट सेकेंड भी होता है सिंकिंग, ऐसा लगता है कि डूब रहा है। तो इसके चलते क्या है कि वो रिलीफ का कैसे उसका पोजीशन बनता है, यदि बैक पर लेटा है तो ऐसा उसको सिंकिंग फीलिंग होती है एब्डोमेन में। लेकिन यदि इसी चीज़ को वो एब्डोमेन के लाई ऑन एब्डोमेन होता है तो ये सिम्टम्स नहीं होता है। इसीलिए पेशेंट इस सिम्टम से रिलीफ के लिए पेट के बल सोना अधिक पसंद करता है। तो ये दो कंप्लेन इस एब्डोमेन के, ये हमेशा एसिडिक एसिड में रहते हैं। थ्रस्ट का जैसे हम लोगों ने पहले वाले स्लाइड में देखा कि एलेंस की नोट में क्या मेंशन है, उसी को थोड़ा विस्तार से जानेंगे यहाँ पर। तो थ्रस्ट कैसा है, एक्सट्रीम थ्रस्ट है। अगेन द एक्सट्रीम इज इन बोल्ड, दैट मीन्स द एक्सट्रीम थ्रस्ट प्रेजेंट रहता है एसिडिक एसिड के पेशेंट में, ये ऑब्वियस सिम्टम्स है। इनसेटेबल दैट मीन्स कि वो कभी भी लगता है कि बार बार पानी पीते रहे, प्यास बुझने का, जैसे बोलते हैं कि प्यास बुझती नहीं है, वैसा होता है। बर्निंग थ्रस्ट भी ऐसा ही है कि ऐसा जब पेट में जलन हो, चाहे बार बार मुंह में जलन हो रहा है, पेट में जलन हो रहा है, तो उसको लेके वो पानी पीता रहता है, जिसके चलते ये बर्निंग जो है वो रिलीफ हो, दैट्स कॉल्ड द बर्निंग थ्रस्ट, बट ओनली फॉर वाटर। ये यहाँ एक ध्यान देने की बात है एसिडिक एसिड में, बट ओनली फॉर वाटर, अदर काइंड ऑफ ड्रिंक्स आर रिपेल। केवल नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए उसको थ्रस्ट रहता है। यदि और कोई भी दूसरे टाइप के वो ड्रिंक लेता है तो वो रिपेल, वो बाहर आ जाता है, वोमिट हो सकता है, उसको पेन हो सकता है। ये आगे जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स, यदि कोल्ड ड्रिंक्स पेशेंट ड्रिंक कर लेता है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, if he does drink then he is much aggravated with heaviness in stomach, oppression in chest or a feeling of a lump in throat. Also they can produce a pressing pain in stomach. So this is the all three types of complaints occur if he drink the cold water, cold drinks, कोका कोला, पेप्सी और भी किसी कोल्ड शरबत जो है यदि पी ले पेशेंट, तो क्या होगा उसको, हेवीनेस इन स्टोमक, पेट ऐसा लगेगा कि बहुत भारी हो गया, ऑपरेशन इन चेस्ट, सांस लेने में उसको तकलीफ महसूस होने लगेगी, और फीलिंग ऑफ लंप इन थ्रोट, गले में ऐसा लगेगा कि कुछ लंप, कुछ उसमें फंसा पड़ा है। लंप मतलब कि कोई चीज़, कोई बड़ा सा खाना जैसे उसमें अटक जाता है तो उसको बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वहाँ कोई चीज़ रखा पड़ा है, तो ये उसको लंप इन थ्रोट, उसके गले में ऐसा कोई चीज़ फंसा हुआ महसूस होगा। ऑल्सो दे कैन प्रोड्यूस ए प्रेसिंग पेन इन स्टोमक, और एक प्रेसिंग पेन, प्रेसिंग नेचर का पेन भी उसके पेट में महसूस होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मेंशन है कि बट ओनली फॉर वाटर, अदर काइंड ऑफ ड्रिंक आर रिपेल, केवल नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर वो पी सकता है, दूसरे किसी भी तरह के पेय पदार्थ उसके पेट में पसते नहीं हैं, या यूं कहिए कि उसके चलते उसको कुछ न कुछ कंप्लेन हो जाती है। तो ये इसके थ्रस्ट का डिस्क्रिप्शन रहा, ये सदैव इसमें ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। एवर्सन, कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसको कि वो नापसंद करता है खाने में, तो दिस थिंग्स आर द सॉल्टी थिंग्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। ऑब्वियसली वी डिस्कस जस्ट नाउ व्हाट हैपेंड इफ द एसिडिक एसिड पेशेंट टेक्स द कोल्ड ड्रिंक्स। Now disagree. What is the food item which is disagree with the acidic acid patient? These items are the vegetables, breads and butter. Has a feeling that there is a extreme fermentation in stomach. Disagree मतलब ये खाना के वेजिटेबल है, ब्रेड और बटर खाने के बाद पेशेंट को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना जरूर है, आवश्यक है। और वो कैसा फीलिंग, कैसा प्रॉब्लम होता है, ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम फर्मेंटेशन इन स्टोमक में जैसे बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन होने लगे, तो फर्मेंटेशन ऐसा होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, देन अगेन द फ्लैटुलेंस ऑकर एंड ऑब्वियसली द कॉलिकी पेन एंड एब्डोमेन डिस्टेंशन ऑकर, ये हो ही जाता है, पेट फूलना और गैस बनना, पेट में दर्द होना। तो अतः पेशेंट वेजिटेबल्स, ब्रेड और बटर ये अवॉइड करते हैं, या उनको अवॉइड करने की सलाह दी जाती है जो एसिडिक एसिड के पेशेंट रहते हैं। तो these are the abdominal symptoms for the acidic acid. Now we comes to our next slide. In next slide I am here going to discuss about the diarrhea.
The diarrhea of SDK acid patient is like that. Frequent watery stool oats in morning. स्टूल का नेचर क्या होता है? वाटरी स्टूल होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंट, बार बार उसको लैट्रिन जाता है और पानी की तरह उसको स्टूल होता है। और ओट्स इन मॉर्निंग, दैट मीन्स एग्रावेट्स इन मॉर्निंग। फ्रीक्वेंट स्टूल क्या है? सुबह के टाइम में अधिक रहता है और जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो ये थोड़ा कम रहता है। कॉपियस एंड एग्जॉस्टिंग। और इस फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल के चलते क्या होता है? पेशेंट जो है एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है। कॉपियस दैट मीन्स कि बहुत अधिक मात्रा में स्टूल होना, कॉपियस और एग्जॉस्टिंग विथ ग्रेट थ्रस्ट। और उसके साथ कॉन्कोमिनेंट सिम्टम्स क्या लगे रहते हैं? एज यू नो वी शुड स्टडी द ऑल सिम्टम्स इन द फोर हेडिंग्स। द फर्स्ट इज द सेंसेशन, सेकेंड इज द लोकेशन, थर्ड इज द मोडालिटी एंड लास्ट इज द कॉन्कोमिनेंट. Here we already discussed the nature of the stool. What is the modality? Modality aggravate in mornings, and after that what is the sensation? Exhausting sensation after the frequent watery stool. And so the concomitant symptoms is with great thirst. इसके साथ में क्या होता है? उसको बहुत अधिक मात्रा में प्यास लगती है। They can drink apparently large quantity without side effect but not cold water. Obvious, हम लोग पहले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से उसको क्या दिक्कत होता है। तो नॉर्मल पानी तो पी सकता है, बट नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर छोड़ के यदि ठंडा पानी पी ले या कोई अदर ड्रिंक्स पी ले तो उसको समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऑब्वियस डायरिया की भी समस्या बढ़ जाएगी। और ये जो डायरिया उसको होता है किन किन रोगों में? मुख्यतः इन ड्रॉप्सी, टाइफस, फिथाइसिस। फिथाइसिस इज द ओल्ड टर्मिनोलॉजी फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। तो जहाँ जहाँ फिथाइसिस है वहाँ आप ट्यूबरक्लोसिस टीबी समझे। विथ नाइट स्वेट्स, ऑब्वियस टीबी में नाइट स्वेट्स एक कॉमन सिम्टम्स है। तो ड्रॉप्सी, टाइफस एंड टीबी के केस में यदि डायरिया हो रही है और अदर सिम्टम्स भी एसिडिक एसिड के हैं तो एसिडिक एसिड ए गुड मेडिसिन फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। तो ये इसके डायरिया के सिम्टम्स रहे एसिडिक एसिड में। हमने यहाँ क्या देखा? इसमें फ्रीक्वेंट स्टूल है, वाटरी स्टूल है, आफ्टर दैट एग्जॉशन ऑफ पेशेंट है, उसके साथ में ग्रेट थ्रस्ट है, बहुत अधिक मात्रा में प्यास है ओनली फॉर अ सिंपल ड्रिंकिंग वाटर। और ये मुख्य रूप से किन किन रोगों में ये डायरिया होता है एसिडिक एसिड के पेशेंट को? ड्रॉप्सी के केस हो, टाइफस के केस हो, ट्यूबरक्लोसिस के केस हो, तो इन केसेस में ये डायरिया, इस टाइप के एसिडिक एसिड टाइप के डायरिया पेशेंट को होते हैं। अब अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में जो एलेंस की नोट में मेंशन है, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इज द ट्रू क्रूप, हिसिंग रेस्पिरेशन, कफ एंड इनहेलेशन, लास्ट स्टेजेस। ट्रू क्रूप, क्रूप का मतलब आप लोग सब समझते हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ मेंशन किया है लेफ्ट साइड में। क्रूप किसको बोलते हैं? इज नोन एज द लैरेंजियोट्रैकियोब्रोंकाइटिस। क्रूप दरअसल म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, लैरेंजिया है, ट्रैकिया है एंड ब्रोंकी है, इनमें इन्फेक्शन हो जाता है जब, और आफ्टर दैट इन्फेक्शन द फाइब्रस सब्सटेंस उनके अगल बगल, उनके चारों तरफ जम जाते हैं, चिपक जाते हैं एक तरह से। तो यही क्रूप बोला जाता है और इसमें बहुत जोर जोर से खांसी आती है, ऐसा लगता है कि जैसे कुत्ते की तरह भौंकने की, बहुत तेज खांसता है। तो यही इस यहाँ क्रूप का मेंशन है। क्रूप ऑल्सो नोन एज द लैरेंजियोट्रैकियोब्रोंकाइटिस इज ए टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दैट इज यूजुअली कॉज्ड बाय ए वायरस। द इन्फेक्शन लीड्स टू स्वेलिंग इनसाइड द ट्रैकिया which interferes with the normal breathing and produce a classical symptoms of barking cough, stridor and a hoarse voice and a difficult breathing with usually orson at night. इससे एक स्पष्ट है कि इसके जो इन्फेक्शन रहते हैं वो वायरस के कारण होते हैं। और इसमें जितना भी मैंने बोला कि लैरेंजिक और ट्रैकिया और ब्रोंकी में
इसको इन्फेक्शन हो जाते हैं और साथ में फाइब्रस म्यूकस उनके म्यूकस मेम्ब्रेन के चारों तरफ चिपक जाते हैं, जिसके चलते इसको क्या है, बार्किंग कफ, ऐसा लगता है कुत्ते की भौंकने के जैसे कफ, इतना तेज खांसने की आवाज़ होती है। और स्ट्राइडर, सांस लेते टाइम जो घड़घड़ाहट होती है, ऐसा होता है। सांस लेने में इसको तकलीफ महसूस होगी, सांस लेते वक्त इसको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। हॉर्स वॉइस, ऑल्सो द वॉइस इज गोइंग टू बी हॉर्स, भारी आवाज़ हो जाता है, आवाज़ खराब हो जाता है। और जनरली ये सारे सिम्टम्स जो है एग्रावेट होते हैं कब, रात के टाइम में। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स फॉर द ऑफ द क्रूप। तो यही हम मेंशन है, ट्रू क्रूप। ट्रू मतलब कि जो ओरिजिनल क्रूप है उसमें क्रूप का एकदम ओरिजिनल जो सिम्टम्स जो यहाँ मैंने मेंशन किया, ऐसा नहीं कि कभी कभी होता है कि थोड़ा है थोड़ा नहीं है, मिक्स हो जाता है, कफ और क्रूप का पहचानना मुश्किल हो जाता है। बट इन केस ऑफ एसिडिक एसिड देयर इज द ट्रू क्रूप इज प्रेजेंट। हिजिंग रेस्पिरेशन, जैसे ये ऑब्वियस यहाँ रेस्पिरेशन का डिफिकल्टी रहता है, तो ये रेस्पिरेशन का उसमें हिसिंग, आपने हिस का आवाज़ सुना होगा, खास करके पिक्चरों में देखे हुए कि जो सांप के फुफकारने की आवाज़, तो हिसिंग रेस्पिरेशन बनाते हैं। तो रेस्पिरेशन के टाइम में इस टाइप की आवाज़ें निकलते रहती है। कफ विथ इनहेलेशन, कफ विथ इनहेलेशन। देखिए एक बात समझने वाली है कि हम लोगों की क्या प्रक्रिया, एक इनहेलेशन की प्रक्रिया और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया। एक बार हम लोग सांस लेते हैं और एक बार सांस छोड़ते हैं। तो कई ऐसे मेडिसिन हैं कि जिनमें कोई भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स का प्रेजेंस रहता है, जैसे कफ होना, चाहे अदर सांस लेने में तकलीफ होने जैसी बीमारियां। तो कुछ मेडिसिन में होती है कि जब पेशेंट अंदर सांस लेता है तब कफ एग्रावेट करता है। कुछ मेडिसिन में क्या है कि जब सांस छोड़ता है तब कफ एग्रावेट करता है। तो इन केस ऑफ एसिडिक एसिड एंड अगेन इन ब्रैकेट स्पॉन्जिया, तो इन दिस टू मेडिसिन द कफ एग्रावेट्स विद द इनहेलेशन ऑफ ब्रेथ। तो ये चीज एक याद रखनी चाहिए कि इनहेलेशन के टाइम में समस्याएं बढ़ रही है या एक्सेलरेशन के टाइम में। जब वो सांस ले रहा है तब समस्या हो रही है, कि सांस जब वो छोड़ रहा है तब उसको कफ हो रहा है। तो इन केस ऑफ एसिडिक एसिड सांस लेने के टाइम में उसको खांसी होती है। लास्ट स्टेजेस, कोई भी बीमारी है जैसे कि टीबी है और अदर कोई बीमारी है, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के, ब्रोंकाइटिस है, क्रूप है, तो लास्ट स्टेजेस के लिए एसिडिक एसिड मेडिसिन अच्छी है। फर्स्ट स्टेजेस के लिए एज यू नो द एकोनाइट, बेलाडोना, these are the medicine for the generally for first stages, but for the last stages the acidic acid is a good medicine. अगेन इसमें जो हम लोग, मैंने थोड़ा सा डिटेल में मेंशन किया है इसके कुछ सिम्टम्स, ऊपर के तो हैं केवल एलेंस की नोट्स के, नीचे में जो सिम्टम्स हैं, हॉर्सनेस विथ पेल म्यूकस मेम्ब्रेन्स, डिफिकल्ट ब्रीथिंग। हॉर्सनेस एज यू नो द वॉइस पिच इज गोइंग टू बी हैवियर, वॉइस जो है आवाज़ फंसना जिसको बोलते हैं, आवाज़ फंसना, आवाज़ भारी हो जाता है। पेल म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन का लुक क्या हो जाता है, जो नॉर्मल उनका रेडिश कलर है वो लॉस हो जाता है, वो समाप्त होकर पेल कलर उसका हो जाता है। तो सो हॉर्सनेस विथ पेल म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, विथ डिफिकल्ट ब्रेथिंग, सांस लेने में तकलीफ के साथ। नेक्स्ट सिम्टम एक और है जो क्रोनिक हैकिंग कफ। इसमें कफ कैसा रहेगा, क्रोनिक हैकिंग, बार बार खांसी होने का। इन दोज द ट्यूबरकुलर पेशेंट, यदि ट्यूबरकुलर कंस्टिट्यूशन के पेशेंट है तो उनमें हैकिंग कफ रहता है। इडिमा विथ लोअर लिम्ब, नीचे के जो पैर हैं उसमें सूजन, फुला हुआ होना, इडिमा जिसको बोलते हैं। इडिमा विथ लोअर लिम्ब, डायरिया एंड डिस्पोनिया, डायरिया एंड डिस्निया रहता है उसमें। तो कफ खास करके ट्यूबरकुलर पेशेंट है तो, कंस्टिट्यूशन है ट्यूबरकुलर जैसा कि आप लोग को पता है, ट्यूबरकुलर पेशेंट है तो उसमें हैकिंग कफ रहेगा। उनके लोअर लिम्ब में एडिमा रहता है, सूजन रहती है, डायरिया प्रेजेंट रहता है और डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ रहती है। म्यूकस मेम्ब्रेनस क्रूप, हिसिंग रेस्पिरेशन विथ रैटलिंग इन थ्रोट, रैटलिंग, ऑल दीज आर द साउंड। जब आप परिचित होइएगा साउंड से स्केलेटेशन करते टाइम, जब स्टेथोस्कोप पेशेंट के चेस्ट के ऊपर रखिएगा तो उनमें आवाज़ आती है घड़घड़ की, वीजिंग, रैटलिंग
and hissing. All these are the different sound in the lungs or in the chest when you doing auscultation from your स्टेथो. तो ये साउंड अलग अलग, ये प्रैक्टिस करके आपको देखना पड़ेगा कि किसको साउंड को रैटलिंग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा घड़घड़ाहट रहती है, बहुत अधिक मात्रा में जब सांस लेने में तकलीफ होती है, खास करके अस्थमेटिक का, तो उनमें विजिंग होता है, एक साए साए की आवाज़ आती है. तो ऑल दीज आर द डिफरेंट वॉइसेस इन द पेशेंट चेस्ट. तो इसको आप लोग को धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद समझ आ जाएगा कि और सारे साउंड में अंतर क्या है. तो ये यहाँ बताना मुश्किल है, यहाँ केवल आप लोग यही समझिए कि एक साउंड है हिजिंग रेस्पिरेशन, रेटलिंग इन थ्रोट. लाइनिंग मेम्ब्रेन ऑफ विंड पाइप इज फाउंड कवर विथ फाइब्रस मेम्ब्रेन एग्जैक्टली एज इन ट्रू क्रूप. जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्रूप के केस में क्या होता है, अंदर के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके ऊपर एक फाइब्रस मेम्ब्रेन, ऊपर से इन्फेक्शन के चलते एक फाइब्रस मेम्ब्रेन चिपक जाता है या जम जाता है, जिसको कि निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है. दे आर वेरी स्टिकी. और इसके चलते क्या होता है कि पेशेंट को बहुत जोर जोर से खांसी करनी पड़ती है, बहुत जोर लगाना पड़ता है खांसी करने के लिए. ड्यू टू दिस देयर इज प्रेजेंस ऑफ द बार्किंग कफ. एक बॉडी का जो ऑटोमेटिक सिस्टम सेट है कि अंदर में कोई चीज़ हुआ है, कोई ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया वायरस है, तो उनके और उनके बाई प्रोडक्ट को वो बाहर निकालते हैं. तो उसके लिए वो सारा ये अपना एक्टिविटी करता है, कफ हो, डायरिया हो. तो इस केस में चूँकि फाइब्रस है वो चिपका हुआ है, बहुत अधिक मात्रा में उसको जोर लगाना पड़ता है, इसलिए जोर के खांसी की आवाज़ आती है. उसी को हम लोग बार्किंग कफ बोलते हैं. तो इसके केस में फाइब्रस मेम्ब्रेन्स होते हैं एग्जैक्टली एज इन ट्रू क्रूप, जैसा कि क्रूप में होता है. लरेंजियल डिप्थीरिया, आजकल तो डिप्थीरिया के टीके पड़ जाते हैं, तो ये केस डिप्थीरिया केस अब देखने में न के बराबर आते हैं. बट इन ओल्ड एजेस दिस इज द कॉमन डिजीज फॉर द चिल्ड्रेन, डिप्थीरिया लरेंजिया. लरेंजिया में डिप्थीरिया वायरस जब इफेक्ट करता है तो उस टाइम में ये एसिटिक एसिड मेडिसिन जो है अच्छा वर्क करती है. तो ऑल दीज आर द सिम्टम्स फॉर द रेस्पिरेटरी. लास्ट जो है, इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सीडर विनेगर हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्रूप एंड मैलिग्नेंट डिप्थीरिया. क्रूप के केस में सीडर विनेगर बहुत अच्छा काम करती है. यदि उसको इनहेल किया जाए तो उसके वेपर को, उसके भाप को यदि लिया जाए तो उस केस में ये बहुत अच्छा काम करती है. सीडर वेपर विनेगर क्या है? सीडर बोलते हैं जूस फ्रॉम, मैंने लेफ्ट अपर साइड में स्लाइड के मेंशन किया है सीडर का मीनिंग. सीडर इज द जूस फ्रॉम क्रस्ट एप्पल यूज्ड एज ए ड्रिंक और टू मेक विनेगर. आजकल मार्केट में जाइएगा तो एप्पल विनेगर करके मिलता है. दिस इज द सीडर विनेगर. जो एप्पल से बना हुआ विनेगर है इज नोन एज द सीडर विनेगर. यदि सीडर विनेगर को के भाप को लिया जाए तो क्रूप के केसेस में और मैलिग्नेंट डिप्थीरिया केसेस में बहुत अच्छा इंस्टेंट रिलीफ करता है. तो मैलिग्नेंट डिप्थीरिया तो है नहीं, बट इसको क्रूप, जो कुकुर खांसी जिसको बोलते हैं, बार्किंग कफ जिसको बोलते हैं, उस केस में आप पेशेंट को बोल सकते हैं एप्पल विनेगर के भाप को इनहेल करने के लिए, उससे उसको फायदा होगा. तो दिस इज द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ऑफ एसिटिक एसिड. अगेन इन नेक्स्ट स्लाइड is the last topic for acetic acid is the relationship. Here we are going to discuss the first is the comparison. देखिए ऐसे तो बहुत मेडिसिन के साथ इसका कंपैरिजन होता है एसिटिक एसिड का, लेकिन मेन रूप से हम लोग यहाँ दो मेडिसिन कंपेयर करेंगे, वो एपिस है और आर्सेनिक है. तो सबसे पहले ये जानने की जरूरी है कि आर्सेनिक और एपिस किन किन केसों में कंपेयर होता है. एसिटिक एसिड है, एपिस है, आर्सेनिक है, इनके सिम्टम्स सारे एक जैसे नहीं होते हैं, बट कुछ एक केस में लगभग समान होते हैं, तो वहाँ इनको कंपेयर किया जाता है. एपिस मेल में का हम कंपैरिजन एसिटिक एसिड के साथ कर सकते हैं ड्रॉप्सी के केस में. जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि एडिमा इन लोअर लिम्ब, ड्रॉप्सी का ये जनरल सिम्टम्स है एडिमा होना. तो एडिमा इन लोअर लिम्ब एपिस में भी है, एडिमा इन लोअर लिम्ब जो है
एसिडिक एसिड में हुई है। तो इसको हाउ कैन वी इंडिविजुअलाइज ऑल दिस टू मेडिसिन, एपिस और एसिडिक एसिड के बीच में कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो ये डिफ्रेंशिएट होगा फिर कैसे? दूसरे जनरल सिम्टम्स के लेके, थ्रस्ट लेके हुआ है, जैसे कि बहुत थ्रस्टी होता है एसिडिक एसिड का पेशेंट, बट एपिस मेल के पेशेंट वैसे थ्रस्टी नहीं होते हैं। इनमें दूसरे स्किन सिम्टम्स भी एपिस मेल में प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिडिक एसिड के पेशेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो कंपैरिजन के टाइम में इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि और दूसरे सिम्टम्स क्या है। ड्रॉप्सी के केस में तो जनरल जो है एडिमा प्रेजेंट रहता है, दोनों में लगभग देखने से एक ही जैसा लगेगा, लेकिन बाकी जनरल सिम्टम्स आपको मैच करके देख लेना है कि ये एपिस देने लायक पेशेंट है कि एसिडिक एसिड प्रिस्क्राइब करने लायक पेशेंट है। नेक्स्ट मेडिसिन इज आर्सेनिक। वी कैन कंपेयर आर्सेनिक इन वीकनेसेस एंड एनीमिया। कैचेक्सिया, कैंसर के केस हो, एनीमिया के केसेस हो, या और कोई भी सीवियर केसेस हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस केस हो, जिसमें पेशेंट बहुत पतला हो जाता है, बहुत दुबला पतला हो जाता है और बहुत वीक हो जाता है, इवन ही इज अनेबल टू वॉक। तो इस केस में क्या है कि आर्सेनिक भी अच्छा काम करती है और एसिडिक एसिड भी अच्छा काम करती है। बट हेयर वी हैव टू इंडिविजुअलाइज and differentiate between these two medicine. How can differentiate? Again the general symptoms क्या है? जनरल बोला जाता है एक मेंटल जनरल बोला जाता है। तो जनरल क्या है? जो फिजिकल उसके जनरलिटीज होते हैं, जैसे भूख कैसी है, प्यास कैसी है, ठंडा पेशेंट है, चिली पेशेंट है कि हॉट पेशेंट है, तो ऑल दीज थिंग्स आर जनरलिटीज फॉर द पेशेंट। हेयर आर्सेनिक का थ्रस्ट कैसा है आप जानते हैं? फ्रीक्वेंट और थोड़े थोड़े मात्रा में, ओनली जस्ट फॉर अ सिप ऑफ वाटर, ही इज थ्रस्टी फॉर अ सिप ऑफ वाटर। एक घूंट चाहे दो चार घूंट में वो सेटिस्फाइड हो जाता है। बट इन केस ऑफ द एसिडिक एसिड, हियर इज द बिग डिफरेंस। एसिडिक एसिड हैज द एक्सट्रीम थ्रस्ट एंड ही इज कंज्यूमिंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो ये बहुत कॉमन डिफरेंस है आर्सेनिक और एसिडिक एसिड के बीच में। तो इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आसान है। तो एनीमिया के केस में हमको आर्सेनिक एसिड के लिए कंपेयर करना चाहिए और ड्रॉप्सी के केस में एपिस मेल के लिए कंपेयर करना चाहिए। इन दोनों मेडिसिन का ले तो एसिडिक एसिड में इन दोनों में से एक सबसे कॉमन डिफरेंस क्या है? एसिडिक एसिड हैज मोर प्रिपोंडरेंट गैस्ट्रिक सिम्टम्स देन ईदर। जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स हम लोगों ने यहाँ देखा था, खास करके कोल्ड ड्रिंक से यदि कंज्यूम कर लेता है तो क्या है, उसमें फ्लैटुलेंस हो जाता था, कॉलिकी पेन हो जाना, डिस्टेंशन इन एब्डोमेन होना, ये एसिडिक एसिड में रहते हैं। बट इन केस ऑफ एपिस और आर्सेनिक ये बहुत उतना ज़्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं जितना प्रोमिनेंट गैस्ट्रिक सिम्टम्स एसिडिक एसिड का रहता है। तो ये पॉइंट रिमेंबर रखने वाली चीज़ है एसिडिक एसिड के लिए। नेक्स्ट इज फॉलोज वेल। एसिडिक एसिड किन मेडिसिन के बाद अच्छा काम करती है? फॉलोज वेल मतलब किनको मेडिसिन को वो फॉलो अच्छा करती है, या यूं कहिए कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनके देने के बाद जो सिम्टम्स बचे रह जाते हैं उसमें एसिडिक एसिड उस समय काम करती है, या वे सिम्टम्स जो बचे हुए हैं वो एसिडिक एसिड के सिम्टम्स रहते हैं। तो दीज आर द मेडिसिन आर सिनकोना, जिसको कि चाइना ही बोला जाता है, इन हेमरेज के केसेस में सिनकोना के बाद एसिडिक एसिड काम करने का इनका नंबर आता है, या इनका सिम्टम्स अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहता है। सॉरी। आफ्टर डिजिटेलिस इन ड्रॉप्सी, यहाँ पर डिजिटेलिस मेडिसिन है, ड्रॉप्सी के केस में इसको फॉलो करती है। अब हम चलते हैं डिसएग्रीज। कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनके साथ में एसिडिक एसिड को नहीं चलाना चाहिए? डिसएग्री कब करता है? व्हेन गिवन आफ्टर बोरेक्स, कॉस्टिकम, नक्सबोम, रेनिकुलस बुल्बस एंड सारसापरिला। These 5 medicine are disagree with the acidic acid। यदि ये मेडिसिन चले हुए हैं, ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया गया, तो उसके बाद एसिडिक एसिड नहीं प्रेस्क्राइब करना चाहिए। इससे पेशेंट का सिम्टम्स बढ़ सकता है, या कोई दूसरे सिम्टम्स या कोई दूसरे कंप्लेन आ सकते हैं।
तो इसको बोला जाता है डिसएग्री, मतलब इनके साथ इन मेडिसिन के बाद में ये एसिडिक एसिड नहीं चलानी चाहिए, ये याद रखने चाहिए। अब है इट एग्रावेट्स, एसिडिक एसिड एग्रावेट करती है किनके सिम्टम्स को? द सिम्टम्स ऑफ अर्निका, बेलाडोना, लैक्सिस, मर्क्सोल, स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना। तो क्या है कि ये कभी कभी होता है कि हमने गलत मेडिसिन चूज कर लिया है, जैसे है बेलाडोना या आर्निका या लैक्सिस या मर्क्सोल, लेकिन हमने उसको एसिडिक एसिड प्रेस्क्राइब किया, या इन मेडिसिन के साथ में कई लोग एसिडिक एसिड दूसरे मल्टी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, एक मेडिसिन नहीं 2-3 मेडिसिन देते हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि यदि सिम्टम्स दूसरे मेडिसिन के हैं और एसिडिक एसिड दी गई तो वो सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं, एग्रावेट कर जाते हैं। तो वो कौन कौन सी मेडिसिन है? अर्निका के कुछ सिम्टम्स, बेलाडोना के कुछ सिम्टम्स, लैक्सिस के कुछ सिम्टम्स और मर्क्सोल के कुछ सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। स्पेशली द हेडेक फ्रॉम बेलाडोना, यदि बेलाडोना है और उसका पेशेंट है और हमने एसिडिक एसिड प्रेस्क्राइब किया, तो क्या होगा कि उसके हेडेक बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। ठीक तो नहीं होगा लेकिन बढ़ जरूर जाएगा। सो यू हैव टू वेरी केयरफुल व्हेन यू हैव प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन, एग्जैक्टली एसिडिक एसिड का ही पेशेंट है या नहीं। और कम से कम ये 4 मेडिसिन के पेशेंट लगता है, ऐसा लगता भी है कि ये 4 मेडिसिन में से किसी एक का पेशेंट हो सकता है, तो उस समय आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाइए और थॉरली केस को देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चारों में से किसी का ये पेशेंट है, वरना पेशेंट के सिम्टम्स एग्रावेट होने के चांसेस अधिक रहते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं? एंटीडोट्स। कौन से मेडिसिन से एसिडिक एसिड एंटीडोट्स होती है और कौन से मेडिसिन को ये एंटीडोट करती है? तो इट एंटीडोट्स, दैट मीन्स द एसिडिक एसिड एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर, जो सर्जरी के टाइम में जो एनेस्थेसिया दी जाती है और उसके जो इफेक्ट या साइड इफेक्ट रहते हैं, तो उस केस को ये एंटीडोट करती है एसिडिक एसिड। फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैसेस, चारकोल का जो कोलतार है जिससे सड़क बनती है, उसके और गैसेस के फ्यूम को ये एंटीडोट करती है। उनकी जो वेपर एक तरह से कहिए, उनके जो गंध के जो साइड इफेक्ट हो जाते हैं, चाहे इफेक्ट होते हैं, तो उसको ये एंटीडोट करती है। ओपियम एंड एस्ट्रामोनियम, यदि ओपियम और एस्ट्रामोनियम देने के बाद कोई अनवांटेड सिम्टम्स आते हैं या सिम्टम्स एग्रावेट करते हैं, तो दैट टाइम द एसिडिक एसिड एंटीडोट्स दैट पार्टिकुलर सिम्टम्स। सीडर विनेगर एंटीडोट्स कार्बोलिक एसिड। सीडर विनेगर, एज यू नो द एप्पल विनेगर जो है एंटीडोट्स कर देता है कार्बोलिक एसिड के। कार्बोलिक एसिड के यदि सिम्टम्स आते हैं, उससे परेशानी होती है, या कार्बोलिक एसिड देने के बाद सिम्टम्स एग्रावेट बहुत अधिक मात्रा में करते हैं जिसको कि आपको रिड्यूस करना है, तो देन वी हैव टू प्रिस्क्राइब द एसिडिक एसिड। या यूँ कहें कि हाँ, कार्बोलिक एसिड के लिए सीडर विनेगर, एप्पल विनेगर प्रिस्क्राइब किया जाता है। एंटीडोटेड बाय, अब इसके ठीक अपोजिट है कि यदि एसिडिक एसिड के कुछ सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं एसिडिक एसिड देने के बाद, तब क्या किया जाएगा? या एसिडिक एसिड कंज्यूम होने के बाद सिम्टम्स डिसएग्रीबल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं पेशेंट में, देन हाउ कैन एंटीडोट दिस ऑल सिम्टम्स? तो है लार्ज डोजेज ऑफ एसिडिक एसिड आर बेस्ट एंटीडोटेड बाय द मैग्नेशिया और कैलकेरिया, ईदर एज फ्लूइड मैग्नेशिया और एज द लाइम वाटर। सपोज कीजिए कि आपने एसिडिक एसिड विनेगर बहुत अधिक मात्रा में खा लिया, तो देन व्हाट गोइंग टू बी हैपन? द फ्लैटुलेंस, जो एक प्रोमिनेंट थिंग है एसिडिक एसिड में, जो कि गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस पैदा करती है, पेट में गैस बनना, पेट में कॉलिकी पेन होना, पेट फूला हुआ होना। तो यदि विनेगर कंज्यूम करने के बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो हाउ कैन वी गिव रिलीफ दैट पार्टिकुलर पेशेंट? बाय गिविंग देम मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, फ्लूइड ऑफ मैग्नेशिया और द कैलकेरिया, इधर बाय लाइम वाटर। उसको सिंपल लाइम वाटर भी पिलाया जा सकता है या फ्लूइड ऑफ मैग्नेशिया दिया जा सकता है। उससे क्या होगा कि ये एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट है वो ठीक हो जाएंगे। यदि पोटेंसी में दी गई है एसिडिक एसिड एंड देन द सिम्टम्स एग्रावेट, तो देन फॉर द डिप्रेसिंग एगोनाइजिंग फीलिंग,
यदि मेंटल सिम्टम्स डिप्रेशन, एगोनाइजिंग फीलिंग जो है वो बढ़ गया है, वो एग्रावेट है, तो देन वी हैव द मेडिसिन विच कैन एंटीडोट्स दैट पार्टिकुलर सिम्टम्स इज द टोबैकम एकोनाइट। ये दो मेडिसिन दे के हम उसके डिप्रेसिंग और एगोनाइजिंग फीलिंग को एंटीडोट कर सकते हैं। फॉर द गैस्ट्रिक एंड पुल्मोनरी एंड फेब्रल सिम्टम्स, यदि पेट के सिम्टम्स, चेस्ट और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और फीवर के सिम्टम्स बढ़ते हैं तो दैट सिम्टम्स एंटीडोट्स बाय द नेट्राम्यूर एंड आफ्टरवर्ड्स सीपिया। यदि नेट्राम्यूर से नहीं एंटीडोट हो तो सीपिया से। तो ऑल दीज आर द मेडिसिन विच कैन एंटीडोट्स डिफरेंट सिम्टम्स of acetic acid if they are aggravate after prescribing acetic acid. So this is all which what we can study for the acetic acid. Thank you for your cooperation and participation.